Welcome back to Biology on Earth. We are discussing the digestion and absorption. So today we will discuss about its second part. It includes the digestion of food. तो सबसे पहले जब भी फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है तो फूड बक्कल कैविटी में होता है। तो फूड को हम च्यू करते हैं टीथ के साथ और जो फूड है ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है। जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे बोलस। मीन्स फूड जो कि सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है जिसमें डिफरेंट सलिवरी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जो बक्कल कैविटी है इसमें यहाँ पे सलाइवा सेक्रीट होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं इनके बारे में पढ़ा था। तो ये सलिवरी सेक्रीशंस करते हैं। जो सलाइवा है इसमें सबसे पहले तो एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड द सलिवरी अमाइलेज। सेकेंडली यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, देन पोटेशियम, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये सारे आयंस जो है ये सेक्रीट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइजोजाइम्स जो हैं ये भी सेक्रीट होते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के एंजाइम है जो कि किसी भी इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। मीन्स जब भी हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ किसी भी तरह की इन्फेक्शन अगर हो तो उससे प्रिवेंट करते हैं लाइजोजाइम्स। उसके बाद ये जो यहाँ पे बोलस है ये पास होता है इनटू द ईसोफेगस और ईसोफेगस से फिर ये स्टमक में एंटर करता है। इसे हम बोलते हैं स्वॉल्विंग ऑफ फूड। अब यहाँ पे हमारे माउथ में जो फूड है इसमें स्टार्च होता है। स्टार्च मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें इस तरीके से जो ग्लूकोज हैं ये चेन्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की ब्रांचेस में जब ग्लूकोज अरेंज होते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्टार्च। तो यहाँ पे जो सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम सेक्रीट होता है ये यहाँ पे स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। मींस माल्टोज का मतलब दो ग्लूकोज। तो इस तरीके से दो दो ग्लूकोज को ये सेपरेट कर देता है और इसे हम बोलते हैं मैल्टोज। अब यहाँ पे जो सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम है ये यहाँ पे एल्केलाइन पीएच पे वर्क करता है। तो पीएच यहाँ पे होनी चाहिए 6.8 और ये जो एल्केलिनिटी है इसको मेंटेन करते हैं बाइकार्बोनेट आयन जो कि सलाइवा में सेक्रीट होते हैं। उसके बाद ये जो बोलस है ये स्टमक में जाता है। नाउ जो स्टमक है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो तीन तरह के बेसिकली सेल्स हैं जिनका की फंक्शन और सेक्रीशन डिफरेंट होता है। जो म्यूकस सेल्स हैं ये म्यूकस सेक्रीट करते हैं। हमें पता है कि जो स्टमक है इसमें इस तरीके से इसकी जो लाइनिंग है इसमें थिक म्यूकस वॉल इस तरीके से बनती है। ये जो म्यूकस है ये स्टमक को जो है प्रोटेक्ट करता है टुवर्ड्स द डाइजेशन बाय HCl। तो जो थिक म्यूकस लेयर है इसको सेक्रीट करते हैं म्यूकस सेल्स। उसके बाद जो पेप्टिक सेल्स हैं इनको चीफ सेल्स भी बोला जाता है। ये एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो कि है पेप्सिनोजन। लेकिन पेप्सिनोजन जो है ये एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन के लिए चाहिए लेकिन अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं इन्हें पेराइटल सेल्स भी बोला जाता है और ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोला जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रीट करते हैं स्टमक में। सेकेंडली ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सेक्रीट करते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है अगर ये सेक्रीट होगा फिर ही विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होगी। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रीट नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी है। नाउ यहाँ पे HCl क्यों चाहिए स्टमक में? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जो पेप्सिनोजन है ये एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच कितनी एसिडिक पीएच पे ये एक्टिवेट होता है? 1.8 पीएच पे। तो इतनी पीएच यहाँ पे इतनी कम पीएच लाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका सेक्रीशन करता है स्टमक। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कंसंट्रेटेड एसिड है और इतनी ज्यादा पीएच जो है ये लो हो रही है। मींस स्टमक के अंदर इतना एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो ये जो म्यूकस यहाँ पे म्यूकस वॉल है ये एसिड से इसको बचाता है। दूसरी बात जो स्टमक है ये भी कुछ क्वांटिटी में बाइकार्बोनेट आयंस को सेक्रीट करता है। तो जो बाइकार्बोनेट हैं ये यहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है जो स्टमक में फूड है इसको हम बोलते हैं चाइम। चाइम का मतलब है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है और उसके साथ जितने भी यहाँ पे डाइजेस्टिव सेक्रीशन या जूसेस मिक्स हो रहे हैं जो स्टमक से आ रहे हैं जब ये मिक्सचर एक बनता है तो इसे हम बोलते हैं चाइम। तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स थी बोलस और यहाँ पे चाइम। उसके बाद यहाँ पे जो स्टमक से फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू द ड्यूडेनम। सो जो ड्यूडेनम है हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में
कि ये यहाँ पे बहुत सारे जूसेस को मींस रिसीव करती है। लिवर के जूसेस इसमें आते हैं, पैंक्रियास के जूसेस आते हैं, और जो ड्यूडेनम है मीन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके खुद के भी जूसेस सेक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम पैंक्रियाटिक जूसेस की बात करेंगे। जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम है? एक तो इसमें यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, दूसरा एंजाइम यहाँ पे है काइमोट्रिप्सिन, तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके बाद अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस। इस तरीके के जो एंजाइम है ये पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन सेक्रीट हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस में जो आ रहा है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। इसकी एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे एक और एंजाइम सेक्रीट होता है पैंक्रियाज के थ्रू, और ये है एंटीरोकाइनेज। तो एंटीरोकाइनेज जो है ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये जो ट्रिप्सिन है ये बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सो जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और जो HCl है इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो पेप्सिन है अभी ये एक्टिव एंजाइम है, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। ये प्रोटीन्स को यहाँ पे ब्रेक करता है पेप्टोन्स में, और सेकेंडली प्रोटियोसिस में। नाउ स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है इनटू द पेप्टोन्स और पेप्टोसिस। तो ये आगे इनकी फर्दर डाइजेशन जो है ये पैंक्रियाटिक जूसेस में जो एंजाइम्स हैं ये करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यहाँ पे जो ये तीनों हैं ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो 30% स्टार्च की जो डाइजेशन है ये माउथ में हो जाती है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ स्टार्च है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो बहुत सारे ग्लूकोज को जुड़ के बनता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, जैसे कि स्टार्च। तो पॉलीसेक्राइड्स पे यहाँ पे एंजाइम जो अमाइलेज पैंक्रियाज में प्रेजेंट है ये एक्ट करता है और इसको तोड़ता है डाइसेक्राइड में। अब ये जो डाइसेक्राइड है ये माल्टोज भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे लैक्टोज भी हो सकते हैं, और फ्रक्टोज भी हो सकते हैं। तो 3 तरीके के डाइसेक्राइड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो फैट्स हैं इनकी डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, अगेन जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। सबसे पहले ये डाइग्लिसराइड्स में ब्रेक होते हैं, और उसके बाद फाइनली मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियेसिस एंजाइम की हेल्प से सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। उसके बाद जो न्यूक्लियेसिस एंजाइम है दोबारा इस पे एक्ट करता है और ये न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूसेस हैं ये डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स की डाइजेशन करते हैं और इनको ब्रेक डाउन करते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स में। नाउ सेकेंडली जो लिवर है ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे जो बाइल डक्ट है और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये कॉमनली एज अ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे जो है ड्यूडिनम में अपने जूसेस को सेक्रेट करते हैं। तो लिवर जो है ये बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स होती हैं जैसे कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। उसके बाद यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसमें यूजुअली कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे जो बाइल जूस है इसका काम है फैट्स की इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो यहाँ पे फैट है इसको कन्वर्ट करना स्मॉल माइसिल्स में। ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस आगे हायर क्लासेस में आता है, इस लेवल पे हम इमल्सिफिकेशन को इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। एंड यहाँ पे ये एक्टिवेट करता है एंजाइम लाइपेज को। जो लाइपेज है ये लिपिड्स की डाइजेशन करता है। उसके बाद जो इंटेस्टाइन है अब ये अपने खुद के जूसेस भी सेक्रीट करती है। तो जो इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट है ये जूसेस सेक्रीट करता है। इसमें जो यहाँ पे म्यूकोजल एपिथेलियम है, हमने लेयर्स देखी थी कि कितनी लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। इसमें जो म्यूकोजा लेयर है इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो गॉबलेट सेल्स हैं ये बेसिकली म्यूकस को सेक्रीट करते हैं यहाँ पे। और जो इंटेस्टाइन है इसमें जो विलाए प्रेजेंट है, ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हमने देखा था कि फोल्डिंग्स प्रेजेंट है इनमें, और इनके पास ये विलाए हैं और इसके पास इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि माइक्रोविलाए हैं। तो यहाँ पे विलाए जो हैं ये भी इंटेस्टाइनल जूसेस को सेक्रेट करती हैं जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे म्यूकस प्लस जो विलाए का सेक्रेशन है इसे कंबाइनली हम बोलते हैं सूकस इंटेरिकस। सूकस एंटेरिकस मींस जो कंबाइंड सेक्रेशन है जिसमें यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस है जो कि विलाए सेक्रेट करता है प्लस इंटेस्टाइनल म्यूकस है। अब हम देखेंगे कि इंटेस्टाइनल जूसेस में कौन से एंजाइम्स होते हैं।
सबसे पहले डाइपेप्टाइडेज है, देन माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, इतने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे हमने डाइपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन देखी थी कि स्टमक में जो पैंक्रियाटिक जूस है, सॉरी जो इंटेस्टाइन में जब आता है यहाँ पे फूड, तो इसमें जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो कि पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। नाउ डाइपेप्टाइड जो है इसकी फर्दर डाइजेशन होती है अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड क्या है, जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड इसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, मींस यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक साथ अटैच होते हैं तो ये एक प्रोटीन है। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे सिंगल अमीनो एसिड्स को सेपरेट करना, मींस हर एक अमीनो एसिड सेपरेट हो जाए, एंड दिस इज डन बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डाइपेप्टाइडेज। यहाँ पे जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी इस पार्ट में। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमने देखा था कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज बन रहे थे पैंक्रियाटिक जूसेस में, जो मींस यहाँ पे एंजाइम है उनसे। तो सबसे पहले अब जो इंटेस्टाइन है इसमें ये सेक्रीट करती है माल्टेज एंजाइम, जो कि माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, बिकॉज ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो अब जो ग्लूकोज में बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो गया, तो ये सिंगल ग्लूकोज है, ये सिंगल ग्लूकोज है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है। दूसरा है लैक्टोज, लैक्टोज पे एक्ट करता है लैक्टेज एंजाइम, ये इसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद जो सुक्रोज है इस पे एक्ट करता है सुक्रेज एंजाइम, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टेज में मींस इन दोनों को सेपरेट करता है। उसके बाद जो फाइनली न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इन पे एक्ट करता है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, और ये इनको न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या, बेसिकली नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और साथ में फॉस्फेट है। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, ओनली नाइट्रोजनस बेस और प्लस यहाँ पे शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट नहीं है। अब क्या करेगा, यहाँ पे जो एंजाइम है ये शुगर को भी इससे रिप्लेस कर देगा, और ये एंजाइम है न्यूक्लियोसाइडेज, तो शुगर सेपरेट हो जाएगी और नाइट्रोजनस बेस सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि जब हम फूड खाते हैं तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जब भी फूड हम खाते हैं तो फूड में अब कौन से कंपोनेंट्स हैं, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे फाइनली जो फैट हैं ये भी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो आगे मींस ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं ये आफ्टर ब्रेकडाउन हमें रिसीव हुए हैं। तो ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं जब इनकी आगे कंबशन होगी तो कितनी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जैसे ग्लूकोज कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, अमीनो एसिड कितनी करेंगे, फैट्स कितनी करेंगे, इस तरीके से आएगी उनकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो इट इज दी, अगर यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसको किलो कैलोरी में या किलो जूल में हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। किलो कैलोरी का क्या मतलब है कि कितने अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए कि हम यहाँ पे जो 1 किलोग्राम वाटर है इसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस तक बढ़ा सके। अगर यहाँ पे ओनली कैलोरी ही होता तो 1 कैलोरी का मतलब है कि जो 1 ग्राम वाटर है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी एनर्जी यूज होती है। तो ये एक मींस एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में या एक डेफिनेशन की फॉर्म में हम इसके कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स जब हम 1 ग्राम फूड जो है इसको कंबशन करते हैं, कंबशन किस फॉर्म में हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, जब ब्रेकडाउन होता है तो इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अल्टीमेटली वही बात आ रही है कि कितनी हीट लिबरेट हो रही है जब हम 1 ग्राम ग्लूकोज की कंबशन करते हैं या फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो हर एक जो फूड कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे देखे हैं इनकी डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू है। अगर हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन्स जो है इनकी है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड फैट्स जो हैं इनकी है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर हम फिजियोलॉजिक वैल्यू की बात करें जो हम कंसिडर करते हैं कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आएगा, प्रोटीन्स भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड जो फैट्स हैं ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी किसी भी फ्यूल की, फ्यूल क्या है यहाँ पे, फ्यूल क्या है, ग्लूकोज है, देन फैटी एसिड्स हैं और अमीनो एसिड हैं, या फिर ग्लूकोज
प्रोटीन और फैट्स हम बोल सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू होगी एक फूड कंपोनेंट की या कंपाउंड की, उतना ही ज़्यादा वो जो है वो स्ट्रांग होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करते हैं? फैट्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो लिपिड्स हैं, सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डाइजेशन में देखें तो प्राइमरीली ग्लूकोज को ही हम आगे ब्रेक डाउन करके इससे ही एनर्जी को रिसीव करते हैं, प्राइमरीली। इंस्टेड ऑफ कि अगर हमने कोई खाना नहीं खाया, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम कोई खाना नहीं खा रहे, तो मीन्स ग्लूकोज का इंटेक तो नहीं हो रहा। तो जो यहाँ पे ग्लूकोज जो कि हमारे सेल्स में डिपॉजिट है, सबसे पहले तो वो ब्लड में आएगा और उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी फिर सेल्स में। उसके बाद यहाँ पे अगर ग्लूकोज पूरा कंज्यूम हो चुका है, तो तब यहाँ पे फैट्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी। लेकिन अगर हम हेल्दी हैं, खाना खा रहे हैं रेगुलरली, तो तब क्या होता है कि ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन होती है। प्रोटीन्स और फैट्स ये बहुत कम अमाउंट में ब्रेकडाउन होती है। जितनी भी फैट हम खाते हैं, ये स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यू, एक लेयर फॉर्म करते हैं, उसकी फॉर्म में ये डिपॉजिट होती रहती है। क्योंकि फैट क्या है, जितना ज्यादा फैट होगा ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसको लूज नहीं होने देगा। हम होम्योथॉन्स हैं तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कितना बॉडी टेम्परेचर है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फैट लेयर यहाँ पे होगी तो इससे हेल्प हो जाएगी, जो हीट है ये बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ही चली जाती है। जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, इनको कैरी आउट करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हम ले रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड पार्ट अंडर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.